वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABS एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने अर्थमेटिक मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ और हानि। ये SSC के हर एग्जाम में 2 से 3 सवाल तो यहां से जरूर पूछता है। तो अर्थमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने समझने के लिए इस वीडियो तक आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। चलिए समय न बर्बाद करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये कुछ फॉर्मूला है तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्राइसेस होते हैं, जो मूल्य होता है, वो मेनली 3 प्रकार का दिया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में जो प्राइसेस या मूल्य दिया जाएगा वो 3 टाइप के होंगे। पहला प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में CP बोलते हैं और हिंदी में कहलाता है क्रय मूल्य या लागत मूल्य। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि लागत मूल्य का मतलब क्या है, तो कोई भी सामान जब हम खरीदते हैं या हम उसको बनाते हैं तो बनाने में जो खर्च आया या जो खरीदने में जो खर्च आया उसी को CP बोला जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जो सामान मेरे पास है और वो सामान मेरे पास आने में जो मेरा खर्चा हुआ उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। अब जो दूसरा प्राइस है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ, अगर मैं वो सामान जो मेरे पास था अगर मैं उसको बेचने जाऊं तो बेचते समय या तो मैं उसको ज्यादा में बेचूंगा या मैं उसको कम में बेचूंगा या सेम दाम में बेच दूंगा। तो जब बेचते समय जो दाम लगता है उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब क्या हो गया, बेचते समय, विक्रय मूल्य। तो वो मूल्य जो उस वस्तु को बेचते समय देना पड़ा या लेना पड़ा उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब एक तीसरा प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। मार्क प्राइस को MP बोला जाता है शॉर्ट में। ये क्या है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। अब अंकित मूल्य का नाम क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो सामान के पीछे या नीचे MRP लिखा जाता है। मतलब उस सामान पर जो मूल्य लगाया गया है, जो मूल्य लिखा गया है उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। मान लीजिए कोई दुकानदार है और वो कोई सामान बेच रहा है, उस पर अंकित मूल्य 100 रुपए है। तो क्या वो जरूरी है कि वो 100 रुपए बेचेगा, तो नहीं। हो सकता है दुकानदार का मन करे कि कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ छूट दे दे और छूट देने के बाद सामान को बेच दे। बोलने का मतलब यहां पे हमारे पास 3 मूल्य नजर आ रहा है। पहला क्या था कि वो सामान जो मेरे पास है जिसको या तो मैंने खरीदा होगा या खुद से बनाया होगा, तो बनाने में या खरीदने में जो खर्च आया उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं उसको बेचने के लिए जाऊं तो जब मैं बेचूंगा तो बेचते समय जो मैंने रुपए लिया सामने वाले से उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। और वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है। फिर आता है मार्क प्राइस। बेचने से पहले यदि उस सामान पर हमने एक मूल्य लगा दिया कि ये 100 रुपए का सामान है तो उसी को बोला जाता है मार्क प्राइस। अब जब वो सामान बिकेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मार्क प्राइस पर से ज्यादा, मार्क प्राइस पे ही बिकेगा। वो हो सकता है मार्क प्राइस से कम भी बिके। कम कब बिकेगा जब हम चाहते हैं कुछ छूट दे दे, कोई डिस्काउंट दे दे। ठीक है, तो बोलने का मतलब हुआ यहां पे अगर मैं समझाऊं एक बार तो देखिए, एक होता है CP, एक होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है मार्क प्राइस। ज्यादातर समय ऐसा देखा गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सबसे कम होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सामान है 100 रुपए का, वो मैंने 100 रुपए में किसी से खरीदा होगा, अब वो सामान मुझे 100 रुपए का पड़ा तो वो कॉस्ट प्राइस हुआ। अब जब मैं उसको बेचने निकला तो उस पर मैंने दाम लगा दिया 150 रुपए, तो 150 रुपए लिख दिया तो वो क्या बन गया, मार्क प्राइस। अब जब मैं बेचूंगा तो मैं बोल दिया चलो इसमें कुछ मैं छोड़ देता हूं, 20 रुपए का छोड़ दे देता हूं, तो मैं बेचूंगा कितने में, 130 रुपए में, तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो सामान्यतः यह पाया जाता है कि कॉस्ट प्राइस सबसे कम होता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है और उसके बाद मार्क प्राइस होता है। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है कि जब मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता। जैसे कोई ऐसा सामान जो हमने खरीदा तो ज्यादा में, लेकिन सामान बस बेचने के लिए बस बेच दिया, उसको कम में भी बेच दिया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बेचना चाहता था तो उसको कम में बेच दिया, तो उसमें लॉस भी हो सकता है।
तो सेलिंग प्राइस कभी कभी कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस सबसे कम होगा, उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस होगा और उससे ज्यादा मार्केट प्राइस होगा। चलिए और कुछ बातें यहां पे समझाता हूं। देखिए अभी हम मार्केट प्राइस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मार्केट प्राइस को रहने दीजिए। एक बात बताइए कि जैसे कि एक समान है सीपी, ठीक है, और एक है सेलिंग प्राइस एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कब होता है, तो जब हम एसपी में से सीपी को घटाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जब सेलिंग प्राइस अधिक हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। जैसे कि 100 रुपए का सामान को अगर हमने 150 में बेच दिया, 100 रुपए के सामान को मतलब सीपी 100 है, अगर 150 में बेच दिया मतलब एसपी 150 है, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 50 रुपए का। कैसे आया प्रॉफिट 50 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला नहीं है, बस ये बेसिक समझ के रखना, ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। अब लॉस कब होगा, तो इसी का उल्टा, जब कॉस्ट प्राइस अधिक पड़ रहा है और सेलिंग प्राइस कम लगाना पड़ा। कोई ऐसा मजबूरी हो गया कि जब मैंने उसको बेचते समय कम दाम में बेच दिया, मेरे कुछ हानि हो गया, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। तो लॉस के समय में सीपी अधिक होता है, एसपी कम होता है। ये दो बात सिंपल सी, दो फॉर्मूला आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है, प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा सीपी में निकाला जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा सीपी पे ही निकालेंगे, ठीक है। और प्रतिशत निकालते कैसे हैं, तो जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए प्रॉफिट पी हुआ, किस पर हुआ प्रॉफिट, सीपी पे हुआ, अरे इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा परसेंटेज में निकल के आएगा। तो हम बोलेंगे ये जो परसेंटेज निकल के आया यही आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। और अगर हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत होगा, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, तो लॉस बाई सीपी इंटू 100। आपको प्लस माइनस कुछ नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि लॉस हुआ है तो हम लॉस का वैल्यू ऊपर रख रहे हैं, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर प्रॉफिट का वैल्यू रख रहे हैं। तो वो खुद पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला में रखेंगे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट आ जाएगा। तो आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर आ गए हो गए होंगे कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्राइसेस क्या है, और प्राइसेस के बाद प्रॉफिट लॉस होता क्या है, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे ही निकाला जाता है, ठीक है। अब आ जाइए डिस्काउंट पर। डिस्काउंट को छूट या बट्टा बोलते हैं, छूट या बट्टा। जो डिस्काउंट होता है वो मैंने बताया था, डिस्काउंट ना ही सीपी पे होता है ना ही एसपी पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। क्योंकि हम कोई भी मान लीजिए सामान खरीदने गए, हमने सामान उठाया, उसमें दाम देखा 100 रुपए है, तो हम दुकानदार से पूछते हैं क्या कोई डिस्काउंट है क्या, तो वो बोलता है चलो 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब डिस्काउंट हमेशा मिलेगा किस पे, तो मार्क प्राइस पे। इसलिए डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब मार्क प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा। क्लियर है। और अगर डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, बट्टा प्रतिशत निकालना है या छूट प्रतिशत निकालना है, तो डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस इंटू 100 रख देते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी पे लिखते हैं, बट डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पे लिखते हैं। और यह बात मैंने आपको पहले बताया कि सीपी सबसे छोटा होता है, उसके बाद सबसे बड़ा एमपी होता है, बीच में कहीं एसपी होता है सामान्यतः अगर प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है, तो ज्यादातर समय में प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो देखिए सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो एसपी मिल जाएगा, या मार्क प्राइस में डिस्काउंट को घटाएंगे तो एसपी मिल जाएगा। तो एसपी सीपी और एमपी के बीच में होता, एसपी सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा, या मार्क प्राइस में डिस्काउंट को घटा देंगे तो भी एसपी निकल जाता है। सीपी में हम लॉस को घटाएंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा, सीपी में से लॉस को घटाएंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। मतलब वहां पे सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम रहेगा, सीपी ज्यादा रहेगा, सीपी बड़ा हो जाएगा और एसपी छोटा हो जाता है। बाकी ये सब तो कुछ फॉर्मूला है नहीं, आपको बस मेन ये 2-3 बात ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे क्या आपको याद रखना है। अभी इधर कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सब बाद में डिस्कशन करेंगे, किसकी इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक सवाल है, एकदम आराम से समझेंगे कि क्या बोला है, क्या बोलना चाह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, तो बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आपको सबसे पहले काम यह देखना है कि दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, दिया हुआ क्या है और पूछा क्या है। अगर ये दो चीज आप पकड़ लिए तो मतलब क्वेश्चन के आप आत्मा को पकड़ लिए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं उस सवाल के साथ। तो देखिए यहां पे है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें मतलब हमें सीपी नहीं मालूम तो सीपी चाहिए होगा, तो मैं पहले लिख देता हूं भाई सीपी हमें चाहिए। ठीक है, सीपी नहीं पता, पता क्या है तो सोल्ड एट 630, 630 रुपए में बेचने पर, बेचने पर मतलब एसपी दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस हो गया 630 रुपए, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%। प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत है 12.5। अच्छा आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा कि 12.5 को हम 12/1/2% भी लिख सकते हैं, 12/1/2% लिख सकते हैं। 12/1/2% क्या होता है तो 12 गुना 2 24 और 1 25, मतलब 25/2%। इतना तो जानकारी होगा। ठीक है, ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन है। 12 गुना 2 24 और एक ऊपर 25, तो 25/2%। अच्छा प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, तो अगर 100 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 25/200 बन जाएगा। अब 25/200 को अगर हम काटेंगे तो ये डायरेक्ट 25 से काट देंगे, 25 से कट जाएगा 1/8 बार में। अब देखिए अभी तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में बदला, भिन्न में बदला, भिन्न में बदलने के बाद प्रतिशत हटाया, फिर ये वैल्यू निकाला। जब आप परसेंटेज अच्छे से पढ़े हुए होंगे, और आई होप मैं आशा करता हूं आपको परसेंटेज आता होगा, तो जब भी इस तरह का परसेंटेज हो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व मन ही मन 1/8 करना, इतना लिखना नहीं है क्योंकि समय बचाना है। तो डायरेक्ट हमको करना है 12.5% मतलब 12 गुना 2 24 1 25, 25/2 मतलब 25/200, 25/200 कितना होता है 1/8। जल्द से जल्द इसको कर लेंगे। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट अगर 1/8 आ गया, अभी मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट परसेंट 1/8 आ गया मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने बोला था तो P/CP होता है, इंटू 100 होता है। इंटू 100 इसलिए करते हैं ताकि प्रतिशत में बदलना है, यहां तो प्रतिशत नहीं है, हमने तो प्रतिशत को हटा दिया है, तो अब ये बन गया। देखो अब इसको ध्यान से समझो एक बार कि प्रॉफिट कितना है 1 और सीपी कितना है 8। अगर प्रॉफिट 1 है और सीपी 8 है, इसका मतलब एसपी कितना रहा होगा, तो आप जानते हो सर एसपी 9 रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट सवाल है इसलिए मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। एसपी क्या होगा, तो देखो सीपी मतलब मैंने खरीदा था 8 रुपए में और बेचा ऐसा है कि हमको 1 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब हमको 9 रुपए में बेचा है, मतलब एसपी कितना हो गया 9, ऐसा समझेंगे। खरीदा 8 में, लाभ हुआ 1 मतलब बेचा 9 में। अब ये जो एसपी 9 है, लेकिन यहां पे एसपी कितना दे रखा है 630, तो हम बोलेंगे कि 9 का मान 630 रुपए है, 630 रुपए। देखो ये जो 1/8 है ये रुपए थोड़ी है, ये तो मान है, मान है ये, मतलब किसी भी कोई वैल्यू लेट किया हुआ है हमने, वो फ्रैक्शन में दिखा रहा है। तो हम बोलेंगे 8 1 9, 9 का मान 630, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान हो जाएगा 630/9, है ना, 630/9। जब 9 का मान 630 है तो 1 का मान 9 डिवाइड हो जाता है, तो 9 से 630 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 70। अगर 1 का मान 70 है तो हमसे क्या चाहिए था सीपी, तो सीपी यहां पे कितना था 8, तो आपको 8 का मान बताना है। तो 8 का मान क्या होगा 8 × 70, और 8 × 70 कितना हो गया, तो लगभग आ गया आपका एक 560 रुपीज। 8 गुना 7 56 पे 0, 560 रुपीज। हमारे ऑप्शन में देखिए 560 रुपीज दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लूंगा कि जैसे ये सवाल है, अभी मैं समझा रहा हूं और एकदम बेसिक पहला क्वेश्चन समझ कर रहा हूं, इसलिए बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट आपको मैं बताने की कोशिश किया। बाकी इस सवाल में कुछ भी जान नहीं है, सबसे आसान और सबसे सिंपल सवाल है। कुछ नहीं करना होता है, जैसे ही 12.5% दिख जाए तो आपको याद रखना है कि 12.5% मतलब 1/8, 1/8 मतलब 8 सीपी, 1 प्रॉफिट मतलब 9 एसपी। अब 9 630 के बराबर, तो मन ही मन कैलकुलेट करेंगे, 1 हो गया 70 के बराबर, अगर 1 हो गया 70 के बराबर तो 8 हो गया 560 के बराबर। मतलब आपको कहीं कलम या पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको आंसर क्वेश्चन देख के भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ 62/3%। एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16/2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब यहां भी सीपी पूछा है, एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तभी मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लो। तो जैसे ही 16/2/3%, तो मनी मन अब करेंगे हम लोग जल्द से जल्द,
16 गुना 3 48, मेरे साथ करेंगे, 16 गुना 3 48 और ऊपर 2 50, तो 50/3। 50/3 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, तो हम बोलेंगे चलो एक स्टेप लिख देता हूं कि मैं इसको लिखूंगा 50/3%। अब जैसे ही परसेंट हटाएंगे तो हो जाएगा 50/300, और 50/300 मुझे नहीं लगता है किसी को काटने में ऊपर नीचे दिक्कत हो। 50 से 300 कट जाता है 1/6। बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद भी रखते हैं, मतलब मैथ आप बहुत ज्यादा सॉल्व करके रखोगे तो ये सब परसेंटेज ना बच्चों को याद होता है कि 16 2/3% मतलब 1/6। अब देखो 6 क्या था, सीपी। एक क्या है, प्रॉफिट। कैसे पता चला प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है, मतलब ऊपर प्रॉफिट है। 6 सीपी है, एक प्रॉफिट है, मतलब एसपी कितना हो गया, 7। और 7 का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1470, एसपी दे रखा है 1470। अगर 7 का मान 1470 तो खुद बताओ एक का मान कितना, तो 7 से भाग देंगे तो 2 बार में 14, एक बार में 7, एक जीरो बच जाएगा, एक का मान 210। हमसे पूछा है सीपी, सीपी मतलब 6 का मान, तो 6 का मान कितना, तो 210 गुना 6। अब 210 गुना 6 क्या होता है देख लो, तो पहले तो एक जीरो आ गया, 6 गुना 1 6 और 6 गुना 2 12, मतलब 1260 रुपए। तो ये हो गया आपका सीपी, तो यही आंसर है। तो 1260 ऑप्शन में है, तो यस ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया होगा, सेम सवाल था। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ मैन सेल हिज गुड एट 8 1/3% प्रॉफिट। यहां भी देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 65,780 रुपीज, मतलब विक्रय मूल्य है 65,780 रुपए, लाभ प्रतिशत है 8 1/3% और सीपी बताना है। तो सेम सवाल है। तो सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 8 1/3% को क्या लिखेंगे, तो 8 गुना 3 24 और 1 25, ऊपर हो गया 25 और 3 है नीचे, परसेंटेज हटाएंगे तो हो जाएगा 300। अब 25 को 300 से काटेंगे तो हो जाएगा 1/12। इसका मतलब 12 हो गया सीपी, 1 हो गया प्रॉफिट, तो 12 और 1 13, 13 हो गया एसपी। तो 13 का मान आपको एसपी दे रखा है 65,780 रुपए। अगर 13 का मान 65,780 है तो 1 का मान कितना, तो 13 से 65 गया 5 बार में, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 13 से 7 तो जाएगा नहीं, तो एक जीरो लिख देंगे। फिर 13 से 78 गया कितने बार में, 6 बार में, और एक जीरो बच गया बाहर। अब हमसे सीपी पूछा है, मतलब 12 का मान पूछा है, तो इसी में 12 का गुना कर दीजिए, तो 12 गुना 5060। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60,720 रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 6720 रुपीज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए ये नया सवाल है, तो 3 सवाल पहले एक जैसे थे, ये अलग सवाल है, ध्यान से समझेंगे। तो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 2/3% लाभ पर बेचता है। ये विक्रय मूल्य के 16 2/3% लाभ पर बेचता है का मतलब क्या हुआ, अभी तक जितना भी प्रॉफिट हम लोग लिख रहे थे, प्रॉफिट परसेंट लिख रहे थे, वो सीपी पे होता था और सीपी पे होना भी चाहिए। लेकिन यहां पे दुकानदार ने जो प्रॉफिट परसेंट निकाला है ना, वो एसपी पे निकाल दिया है, सेलिंग प्राइस पर, जबकि प्रॉफिट निकाला किस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। इसलिए हमसे पूछा है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, मतलब वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो करना क्या पड़ेगा, तो कुछ नहीं, 16 2/3% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। 16 2/3% को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा बताओ, तो 16 गुना 3 48 और 2 50, 50/3 मतलब 50/300, 50/300 कितना होता है, 1/6 होता है। अब इस बार जो 1/6 है ना, तो ये नीचे वाला जो 6 है ये एसपी है, क्योंकि हमेशा तो सीपी होता था, यहाँ एसपी क्यों हो गया, क्योंकि बोला है कि ये जो परसेंटेज है वो एसपी पे है। अच्छा ऊपर क्या है, तो ऊपर तो प्रॉफिट है। अब खुद सोचो कि कोई सामान 6 पे बेचा गया और 1 का लाभ हुआ है, इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, तो भाई सीपी 5 रहा होगा, है ना, सीपी तो 5 रहा होगा, क्योंकि 5 के सामान में 1 का प्रॉफिट लिया होगा तभी तो 6 में बेचा होगा। तो सीपी दिया है 6, सॉरी, तो एसपी दिया है 6, प्रॉफिट हुआ है 1, मतलब 6 पे बेचने पे 1 का लाभ, मतलब समान है 5 का। अब बस कौन सा वैल्यू दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट बोला है प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत होगा सर, 1 लाभ है और सीपी कितना है 5, तो 1/5 कितना होता है, गुना 100, 1/5 गुना 100 हो गया आपका 20%,
मतलब वास्तविक लाभ प्रतिशत उसका है 20%। लाभ ज्यादा हुआ है, लेकिन वो जब एसपी पे लाभ निकाल रहा था तो लाभ उसको कम शो कर रहा था, कम दिखा रहा था। तो लाभ प्रतिशत सही में ये वाला है, ये गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज लॉस परसेंट। सेम सवाल है, लेकिन इस बार हानि दिया हुआ है, लॉस प्रतिशत दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस परसेंट निकालते हैं। तो 25%, अब देखो 25% तो सबको मालूम है कि 1/4 होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। बोला है 25% किस पे? तो सेलिंग प्राइस पे, मतलब नीचे है एसपी और ऊपर जो एक है वो क्या है? वो लॉस है। अब तुम बताओ कि सीपी क्या होगा? तो देखो, किसी सामान को हमने बेचा किस पे? 4 पे। 4 पे बेचने पे 1 का हानि हुआ है, मतलब सामान अधिक का रहा होगा, तो सामान रहा कितना का होगा? 5 का, है ना? 5 का सामान रहा होगा, 1 हानि लिए होंगे, तभी तो 4 में बेचा होगा। तो बताओ वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हुआ? ओरिजिनल लॉस परसेंट क्या होगा? तो ओरिजिनल लॉस परसेंट होगा लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो 1/5 गुना 100 फिर से आ जाएगा आपका 20%। तो सेम 20% इसका भी आंसर है। अगला सवाल, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 81/3% ऑन प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल परसेंट। सेम सवाल है, यहाँ भी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो 8 1/3% कितना होता है? तो प्रॉफिट परसेंट 8 1/3% का मतलब हो गया 8 गुना 3 24 और 1 25, 25/300 मतलब 1/12। 12 में ये जो 12 है ये एसपी है, क्योंकि एसपी लिखा हुआ है। एक प्रॉफिट है, तो 12 एसपी एक प्रॉफिट, तो मतलब सीपी कितना हो रहा होगा? सीपी रहा होगा 11। और सीपी 11 रहा होगा, तो जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा? 1/11। और 1/11 को जब 100 से गुना करेंगे तो 1/11 का जो प्रतिशत होता है वो होता है 9 1/11%। ठीक है, सॉल्व कर लेना। 11 100 को 11 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 9 1/11%। इसका मतलब इसका आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब फिर से ये नया टाइप का सवाल है। तो पीछे आपको सारा समझ में आ गया, सिंपल सिंपल सवाल थे। ये भी आसान सवाल है। देखिए क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। बोलने का मतलब कि 16 सामान का जितना क्रय मूल्य है वो 14 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि हुआ है तो कितना प्रतिशत का हुआ है ये बताना है। तो जो इक्वेशन मतलब जो मैथ लिखा है ना उसी को सॉल्व कर लो। जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, तो सीपी गुना 16 कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस गुना 16 इज इक्वल मतलब बराबर है, किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 14, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब हो गया एसपी, तो एसपी गुना 14। अब देखो सीपी गुना 16 बराबर है एसपी गुना 14, तो हम सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो लिख लेंगे कि सीपी बटे एसपी को एक तरफ ले आइए, और सीपी एसपी एक तरफ आएगा तो 16 चला जाएगा नीचे, तो 14/16 हो गया। अब 14/16 को अगर हम 2 से काटें तो 7/8 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया। हमने सामान खरीदा है 7 में, बेचा है 8 में, मतलब लाभ कितने का हुआ है? 1 का लाभ हुआ है। तो पहले ही पता चल गया कि लाभ है, तो 2 ऑप्शन तो लॉस वाले हैं वो तो खत्म हो गए। अब लाभ हुआ है तो कितना हुआ है? तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मालूम है, 1/7 इंटू 100। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही निकालते हैं। अब जब 100 को 7 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14 2/7% प्रॉफिट, 14 2/7% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए सेम वैसा ही सवाल है ये भी। अ मैन फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 2750 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य का, 2500 गुना एसपी। फिर से वही एसपी और सीपी का रेशियो अनुपात लिखेंगे, तो सीपी बाई एसपी को एक तरफ ले आएंगे और 2500 और 2750 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब इसको काट लीजिए ऊपर नीचे, तो किससे कट जाएगा? 25 से। देखिए 25 1 0 1 0 तो पहले ही हटा दें, 25 से ऊपर काटेंगे तो हो गया 10, और 25 से अगर नीचे काटें तो एक बार में 25, 2 बच गया, 2 बच गया फिर एक बार में, मतलब 10/11। सही है, तो 0 से 0 काटें, 25 से ऊपर काटें तो 10 हो गया, 25 से नीचे काटें तो 11 हो गया। तो हमने सामान खरीदा 10 पे, बेचा 11 पे, मतलब लाभ हो गया 1 रुपए का। अगर लाभ 1 है तो मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 1/10 गुना 100।
अब 1/10 गुना 100 मतलब 10%, तो इसका आंसर हो गया 10%। 10% क्या है? प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे, 10% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल को देख के थोड़ा बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां तक सेम वैसा ही सवाल है जैसे पहले था, पहले इतना सॉल्व कर लो। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 12 गुना सीपी बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 9 गुना एसपी। सीपी और एसपी का अनुपात लिखेंगे। अगर सीपी और एसपी का अनुपात लिखें तो एसपी आ गया इधर, तो 12 आ जाएगा इधर, तो 9/12, और 9/12 को अगर 3 से काट दें तो हो गया 3/4। अगर 3/4 है तो सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो 1 का लाभ है। अभी हम लोग लाभ प्रतिशत नहीं निकालेंगे, केवल इतना अभी लिख के छोड़ देते हैं। यहां से पता चला कि किसी भी सवाल में, मतलब इस क्वेश्चन में सीपी 3 दे रखा है, एसपी 4 दे रखा है, और इनसे जो लाभ हुआ है वो 1 दे रखा है। पहले लाइन से हमें इतनी जानकारी मिल गई। अब क्वेश्चन के अगले भाग को देखते हैं। अगले भाग में क्या बोला है, while the discount given on 10 article is equal to profit earned on 5 article, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। देखो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो छूट को हम लोग डी से लिखेंगे, डिस्काउंट। तो 10 वस्तुओं का डिस्काउंट डी लिख देते हैं। तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं के कमाए गए लाभ के बराबर है। तो ये बराबर है किसके? 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर। देखो यहां तक अलग सवाल था, यहाँ पे सीपी और एसपी का रिश्ता दिया हुआ था, ये हमने सॉल्व करके ये निकाल लिया। अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के अगले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 वस्तु का डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तु के प्रॉफिट। तो यहाँ पे डी और पी मतलब डिस्काउंट और लाभ का रेशियो निकल जाएगा। अगर पी नीचे आ गया तो 10 उधर जाएगा, 5/10 कितना हो गया? 1/2। यहां तक भी हम लोग कर लिए। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन के दोनों भाग को सॉल्व कर लिया, इधर भी सॉल्व हो गया, यहां भी सॉल्व हो गया। अब बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर कितना है। तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट है कितना। तो यहां का प्रॉफिट परसेंट अगर देखें तो प्रॉफिट 1 था और सीपी कितना था? 3। तो अगर यहां से देखा जाएगा तो प्रॉफिट अगर 1 था और सीपी था 3, तो 1/3 गुना जब 100 करते हैं तो आपका कितना होता है? 33.33%। ठीक है, ये जो आया है वो यहां से आया है, प्रॉफिट परसेंट आ गया, प्रॉफिट 1 सीपी 3, तो 33.33%। अब हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट। भाई डिस्काउंट परसेंट क्या होता है? तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा हमने बताया था डिस्काउंट परसेंट निकाला जाता है। चलिए देखिए, अब जो डिस्काउंट परसेंट होता है ना, वो मैं बताया था डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट निकाला जाता है मार्क प्राइस पर। अब क्या यहाँ पे कहीं भी आपको मार्क प्राइस सवाल में दिखा है क्या? तो नहीं दिखा। तो अब मार्क प्राइस कैसे निकालें, क्योंकि चलो डिस्काउंट तो हमें पता है लेकिन मार्क प्राइस नहीं मालूम है। तो आपको मालूम है कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद हमको मिलता क्या है? एसपी मिलता है, तो एसपी तो मालूम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या है पता है? देखिए यहाँ पे एसपी कितना है? 4, डिस्काउंट कितना है? 1। मतलब किसी में 1 रुपए के छूट दिए होंगे तो हमको बेचना 4 पे पड़ा होगा। मतलब मेरा दाम कितना रहा होगा? एमआरपी या एमपी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। 5 रहा होगा तभी तो 1 की छूट दिए होंगे, तो 4 हुआ होगा, तो 4 में बेचा होगा। तो क्या मैं यहाँ पे 1/5 लिख दूं क्या कि सर डिस्काउंट 1 है, मार्क प्राइस 5 है? ये 5 कैसे पता चला? तो सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जोड़ करके। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मालूम है? क्योंकि जब प्रॉफिट 1 था तो एसपी 4 था। जब प्रॉफिट 1 था तो एसपी कितना था? 4। यहां तो डिस्काउंट 1 तब है ना जब प्रॉफिट 2 है। तो हमको ना इसको चेंज करना होगा। चेंज ऐसा करना होगा कि ये वाला डेटा, मतलब ये वाला भाग और ये वाला चीज एक दूसरे को रिलेशन में आए। रिलेशन में नहीं है ये। यहां प्रॉफिट 1 है तो एसपी 4 है, यहां तो प्रॉफिट 2 है ना, तो एसपी फिर 4 थोड़ी लिख सकते हैं हम। तो हमको क्या करना होगा, इसको इस प्रॉफिट का डेटा को एडजस्ट करना होगा इसके हिसाब से। तो बताइए अगर प्रॉफिट यहाँ 2 है तो यहाँ प्रॉफिट कितना है? 1। तो अगर 2 को 1 बनाना है तो हम आधा किए तब हुआ, तो 2 को 1 बनाने के लिए हाफ किए, तो 1 का हाफ कितना होगा? 0.5। अब हम ऐसा काम करेंगे कि डिस्काउंट परसेंट में डिस्काउंट है आधे का, बोलेंगे आधा का डिस्काउंट। एसपी कितना है? 4, मतलब एमपी कितना रहा होगा? 4.5। तो अब हम बोलेंगे सर डिस्काउंट है 0.5, मार्क प्राइस है 4.5 और इसको गुना कर देना है 100 से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। मैं फिर से इस सवाल को समझा दूंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं।
0.5 से जो आपका 4.5 है 9 बार में कट जाएगा, और 1/9 गुना 100 तो ये आ जाएगा आपका 11.11%। हमसे पूछा था डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर, तो प्रॉफिट परसेंट है 33.33%, डिस्काउंट परसेंट है 11.11%, तो 33.33 में 11.11 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.22%। ये आएगा 22.22%। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट में से डिस्काउंट परसेंट को घटाएंगे तो आपका आएगा 22.22%। ये आएगा। चलिए ऐसा ही सवाल आगे भी होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं कि इसमें इतना स्टेप क्यों करना पड़ा। देखने में समझाने में टाइम लगा, लेकिन है कुछ नहीं। देखो पहला वाला स्टेटमेंट, ये वाला चीज हम लोग पहले भी सॉल्व किए थे, तो यहां तक तो सेम जैसा था वैसा सॉल्व कर लिया। दूसरे वाले में बोला था कि 10 वस्तु का डिस्काउंट 5 वस्तु के प्रॉफिट के बराबर है। हमने जैसे इसको सॉल्व किया था डिस्काउंट और प्रॉफिट का एक रेशियो निकला। अब हम तुरंत करेंगे क्या कि यहाँ का प्रॉफिट 1 है, यहाँ का प्रॉफिट 2 है, तो इस प्रॉफिट को 2 को 1 बनाने के लिए भागा देना होगा, मतलब आधा करना होगा। तो 2 का आधा 1, तो 1 का आधा कितना हो गया, हाफ, 0.5। तो 1 का आधा होता है 0.5। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो P/CP 1/3 मतलब 33.33%। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बाई MP। डिस्काउंट कितना है 0.5, बस 1 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। डिस्काउंट है 0.5, और मार्क प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को जोड़ेंगे तो मार्क प्राइस आ गया। सॉल्व कर लिए, हो गया क्वेश्चन खत्म, बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो बोला है CP ऑफ 12 आर्टिकल, सॉल्व करते चलते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 9 आर्टिकल। अगर ऐसा है तो CP और SP का रेशियो आ गया आपका सेम, 9/12 मतलब 3/4। अगर ये 3/4 है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब अगले पार्ट को पढ़िए। वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, मतलब 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, तो 8 गुना D बराबर है प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल, 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ, तो 6 गुना लाभ P। अब D/P लिखेंगे, डिस्काउंट बाय प्रॉफिट। तो अगर हम लिखें तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट क्या हो गया, तो 6/8 हो गया। 6/8 को हम 2 से काटें तो हो गया 3/4। अब देखो यहां पे प्रॉफिट कितना था, 1, यहां पे प्रॉफिट कितना है, 4। तो 4 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। तो 3 को 4 से भाग देंगे कितना होगा, 3/4। तो लिख लो 4 को हमने बदला 1 में, 4 से भाग दे करके, तो 3 को जब 4 से भाग देंगे तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 3/4। बस अब क्वेश्चन कुछ है नहीं, बोला है फाइंड डिस्काउंट परसेंट, इसको हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, तो डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट है 3/4, 3/4 लिख दिया ऊपर, या 3/4 को हम लोग 0.75 भी लिख सकते हैं, 0.75 डायरेक्ट लिखते हैं 0.75, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। डिस्काउंट हो गया 0.75। अब सोचो मार्क प्राइस क्या होगा, तो मार्क प्राइस कैसे निकलता है, तो CP में डिस्काउंट को जोड़ करके, तो CP 4 था, डिस्काउंट है 0.75, तो ये हो गया 4.75। अब इसको ऊपर नीचे काट देंगे, तो दशमलव से दशमलव हट गया, 25 से काटे ऊपर को तो 3 बार में गया, 75, 25 से 3 बार में, इसको काटेंगे 25 से तो हो जाएगा आपका 19 बार में। अब 3/19 गुना 100 मतलब 300/19 कर लो तो परसेंटेज आ जाएगा आपका 300/19। ये होगा आपका 15.78% आएगा आंसर, मतलब इसका आंसर है 15.78%। ये ऑप्शन सी 15.79% के आसपास आता है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेंगे। तो फिर भी वही किया, इस बार हमको क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस नहीं पूछा, अंतर नहीं पूछा है, केवल डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंट ऐसे निकाल लिया, आराम से आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब ये फिर से कुछ नए टाइप के सवाल हैं, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका कभी कभी परसेंटेज चैप्टर में भी दे देता है या प्रॉफिट एंड लॉस में दे देता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस दोनों में कहीं से भी ये इसको पूछ सकता। चलिए क्या बोला है, ए सोल्ड एन, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ में बेचा, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेचा। सी ने डी को 20% लाभ में बेचा। अगर डी ने 27 रुपए का भुगतान किया तो वस्तु को ए ने कितने में खरीदा था। तो देखिए हमसे पूछा है ए ने कितने में खरीदा था और डी ने जितना भुगतान किया वो दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना कि जिसने रुपया दिया है, मतलब जो चीज आपको मालूम है उसको हम अलग से रखते हैं, मतलब डी को अलग से रखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को शुरुआत से लेके चलते हैं। जी अलग कर लिए,
मतलब डी जो व्यक्ति है जो 27 रुपये दिया है उसको अलग रख लिया, बाकी शुरुआत से लेके चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को मैं ऐसे समझाता हूँ, शुरू से लेते हैं। तो ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ में बेचा। तो मान लेते हैं ए ने ए में खरीदा होगा। चलिए मान लीजिए ए ने किसी वस्तु को ए दाम में खरीदा होगा, क्योंकि यही पूछा है ना, वस्तु को ए ने कितने में खरीदा। तो ए ने ए में खरीदा, तो ए ने बी को 25% लाभ में बेचा। अब 25% क्या होता है? 25% आपको मालूम है, 25% होता है 1/4। और जब हम बोलते हैं ना 1/4 लाभ में बेचा, मतलब 4 के सामान को 1 ज्यादा में बेचा, मतलब 5 में बेच दिया। अगर बोला जाए कि 25% लाभ में बेचा मतलब 4 सीपी 1 प्रॉफिट, तो बेचा कितने में? 5 में। तो ये हो जाता है ए का 5/4। इसको ऐसे लिखा जाता है ऐसे के सवाल में। तो ए ने बी को 25% लाभ में बेचा, मतलब ए ने अगर ए में खरीदा था तो जब ये बी को बेचेगा तो 4 का सामान 5 में बेचेगा। तो अब ये जो सामान है ये किसका हो गया? ये बी का सामान हो गया। अब ये ए का सामान नहीं रहा, ये बी का सामान हो गया, क्योंकि बी ने खरीद लिया है। बी सोल्ड इट टू सी, बी ने सी को बेचा 10% लॉस में। अब 10% लॉस का मतलब क्या होता है? 10% मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 10 का सामान में 1 का लॉस, या 10 रुपए में 1 का लॉस। तो बेचा कितने में? 9 में। तो अब ये सामान में हम 9/10 का गुणा कर देते हैं केवल। तो अब ये जो सामान है ना, ये हो जाता है सी का, ये सी का सामान हो गया। ठीक है। अब सी बेच रहा है डी को 20% प्रॉफिट में, तो फिर से प्रॉफिट है 20% का। 20% मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 को 1 ज्यादा में बेचा, तो कितने में बेचा? 6 में बेचा। तो इसको हम 6/5 से गुना कर देंगे। अब ये 6/5 से गुना किए तो ये सामान किसका हो गया? ये सामान डी का हो गया। अब डी ने कितने में खरीदा था? 27 रुपए में, तो ये पूरा माल 27 रुपए का है। ऐसे करते हैं। तो फिर से देखेंगे, ये सक्सेसिव प्रतिशत हो गया, मतलब एक के बाद एक लाभ हानि होता जा रहा है। तो इसमें हम ना पहले वाले को कोई भी एक्स या जो भी ए बी सी जी कुछ भी मान सकते हैं, वहां से जैसे ऐसा लाभ हानि हो रहा है उसको गुणा करते जाते हैं। तो जैसे फिर से बता रहे हैं, ए ने ए में खरीदा था 25% लाभ, मतलब 1/4, 4 का माल 5 में, मतलब 5/4 का गुणा कर दिए। अब ये सामान बी का हो गया। बी बेच रहा है सी को 10% लॉस में, 10% मतलब 1/10, तो 10 का माल 1 में लॉस, मतलब 9 में बेचा, तो इसको 9/10 से गुणा कर दिए। फिर जब सी बेचा डी को 20% प्रॉफिट में, 20% होता है 1/5, मतलब 5 का सामान को 6 में बेचना, 1 लाभ में बेचना, तो 6/5 से गुणा कर दिए। अब ये सामान हो गया डी का। अब बोल रखा है डी ने 27 रुपये भुगतान किया है, डी ने 27 रुपये दिया है, तो ये 27 के बराबर होना चाहिए। अब बस इसको इधर उधर काट वाट के एक का आंसर आराम से ला सकते हैं। तो कट करते हैं। तो देखिए 9 से 27 ऊपर ऊपर कट गया कितने बार में? 3 बार में। 9 से 27 कट गया 3 बार में। ये आपका 5 से 5 कट गया, और 3 से ये आपका 6 कट गया 2 बार में। 2 से ये 4 कट गया 2 बार में। अब देखिए सारा कट गया, नीचे बच गया 10 गुना 2। 10 गुना 2 क्या हो गया? 20। 20 जाएगा ऊपर, तो ए का सामान आ जाएगा 20 रुपए। ए का मान आ जाएगा 20 रुपए। यही इसका आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी सेम वैसा ही सवाल है। ठीक है, अब आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं। ए एक कलम 20% लाभ लेकर बी को बेचता है, बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 12.5% मुनाफा लेकर बेचता है। यदि डी को 14.85 रुपए भुगतान करना पड़ता है, तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? तो ए ने कितने में खरीदा था, तो सबसे पहले ए को ही रख लो, ए। अब देखो ए ने बेचा किसको? बी को, कितने में? 20% लाभ में। परसेंटेज को हम चाहे तो मनी मन सॉल्व कर सकते हैं, या मैं समझाने के लिए आपको कर दे रहा हूँ। 20% मतलब हो गया 1/5। 20% मतलब 1/5, तो 5 का सामान को 1 में लाभ, मतलब 6/5 में बेचा, 6/5 का गुणा कर दिया। इनटू बी बेच रहा है सी को 10% लाभ में, बी बेच रहा है सी को 10% लाभ में। 10% क्या होता था? 1/10। 10 1/1 10 का माल 11 में, तो इसको डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 11/10 में बेचा। इनटू सी बेच रहा है डी को 12.5% में। 12.5% अभी हमने देखा था कितना होता है? 1/8, मतलब 1/8 प्रॉफिट में, तो 8 का माल 1 ज्यादा मतलब 9 में, तो 9/8 में बेचा। और ये पूरा बेचने के बाद डी को पड़ रहा है 14.85 रुपए। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 10 रुपए, ये आपका आ जाएगा 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7130 मेकिंग अ 15% प्रॉफिट, फाइंड दी कॉस्ट प्राइस। देखिए ये भी पहले जैसा ही सवाल है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, आप कॉस्ट प्राइस बताएंगे। तो प्रॉफिट परसेंट 15%, 15% होता है आपका 15/100, 15/100 मतलब 3/20। तो 20 क्या हो गया? 20 हो गया सीपी, 3 हो गया प्रॉफिट, तो 23 हो गया एसपी। तो 23 का मान दे रखा है 7130 रुपए। अगर 23 का मान 7130, तो 1 का मान कितना? तो देखिए 23 से 3 बार में आ जाएगा आपका 69, 69, बच जाएगा 2,
2 में 23, फिर एक बार में चला जाएगा और लास्ट में बच जाएगा 0, मतलब 1 का मान 310, 1 का मान 310 तो 20 का मान कितना, तो 31 गुना 2 62, 62 पे 2 जीरो मतलब 6200 रुपये। ठीक है, तो 20 का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये पहले से सवाल हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इन 13 के 13 क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से फिर से अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें दोबारा कुछ समझने की जरूरत है। जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।